अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ऑफ ईस्ट की। बर्ट्रैंड यूसेल इसके राइटर हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी आज। तो सबसे पहले बर्ट्रैंड यूसेल का छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ जो कि आपकी बुक में मेंशन है। बर्ट्रैंड यूसेल एक शाही ख़ानदान, एक नवाबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1872 इनकी तारीख पैदाइश है। ये राइटर बनने से पहले एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन और फ़िलासफ़र थे। इन्होंने अपनी किताबें लिखने का सिलसिला जो शुरू किया था, तो सबसे पहले इन्होंने जो किताब लिखी थी वो प्रिंसिपल मैथमेटिका थी। इसके अलावा भी कई सारी इन्होंने बुक्स लिखी। ये एक मैथमेटिशियन भी है, फ़िलासफ़र भी हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर पर। जो मैंने रेड कलर से बोल्ड किए हुए वर्ड्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी साथ साथ मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी। द रीअवेकिंग ऑफ ईस्ट इज़ वन ऑफ दोज इनॉर्मस मूवमेंट्स दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन व्यूड इन अ वाइड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेतहाशा। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नुक्ता नज़र। तो रीअवेकिंग ऑफ ईस्ट एक तहरीक है, यानी मशरिक़ में बेदारी पैदा करना, यानी मशरिक़ के लोग जो सो गए हैं उन्हें जगाना। ये एक तहरीक चली थी और इस तहरीक को एक तरह से समझा जा सकता है। अगर हम तारीख़ी नुक्ते नज़र से देखें तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से रीअवेकिंग ऑफ ईस्ट जो कि एक तहरीक है वो समझ आएगी। Alternation of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. 2000 साल और इससे भी ज़्यादा से ये सिलसिला चल रहा है कि कभी ईस्ट के पास पावर है तो कभी वेस्ट के पास पावर है, यानी alternation of power between East and West. In the earliest history, the East predominated का मतलब होता है strong, यानी सबसे शुरू में जो तारीख का सबसे शुरुआत है तो उसमें ईस्ट प्रीडोमिनेटेड था। प्रीडोमिनेट यानी स्ट्रॉन्ग था। इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट। वेस्ट के मुकाबले में ये तहजीब याफ्ता भी ज़्यादा था और ये ताकतवर भी ज़्यादा था। The West, however, acquired the lead in civilization with the rise of Greece and in power with the conquest of Alexander. From that time until the fall of Rome, this is to say for some 7 or 8 centuries, the West was dominant, both in power and culture. पहले ईस्ट का बताया इन्होंने कि सबसे शुरुआत में जो पावर थी वो ईस्ट के पास थी। बोथ सिविलाइजेशन और पावर दोनों में ही ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद वेस्ट का बताया कि वेस्ट के पास डोमिनेशन कैसे थी कि जब अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर आज़म भी कहते हैं, सिकंदर आज़म की फतूहात और ग्रीस के उरूज से वेस्ट डोमिनेंट हुआ। और जब तक रोम को शिकस्त हासिल नहीं हुई थी तब तक ये फतहयाब ही रहा, यानी इसकी जो जब तक रोम को शिकस्त हासिल नहीं हुई ये डोमिनेंट ही रहा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। यानी जो रोम की फतह है वो ही इसका सबब है वेस्ट की डोमिनेशन का। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ था कि ये जो वेस्ट की डोमिनेशन ये कोई 7 से 8 सदियों तक चलती रही और ये कल्चर और पावर दोनों में ही स्ट्रॉन्ग रहा। इट लॉस्ट दिस पोजीशन थ्रू द वॉर्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स। जब जर्मन और रोमन के दरमियान जंग हुई तो फिर इसने अपनी जो ताकत थी, जो डोमिनेंसी थी वो खो दी। यानी मैंने जो पहले कहा था कि जो रोमन की फतह है वही सबब है किसका, वेस्ट की डोमिनेशन का। तो अब जब रोमन और जर्मन के दरमियान जंग हुई, जर्मन succeeded in destroying Roman power but not in acquiring a similar position for themselves. अब जो रोमन और जर्मन के दरमियान जंग हुई, जर्मन्स जो हैं वो फतहयाब हुए, उन्होंने रोमन को शिकस्त तो दे दी लेकिन रोमन्स की तरह की वो पोजीशन हासिल न कर सके, यानी उनके जैसे डोमिनेंट ना हो सके। With the West thus enfeebled, leadership and power and culture passed to East. अब ये जो वेस्ट है ये enfeebled यानी वीक, कमज़ोर हो गया
पावर में भी, कल्चर में भी। और अब ये दोनों पावर और कल्चर ईस्ट के पास आ गए। वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ व्हाट हैड बीन द रोमन एम्पायर वर कॉन्क्योर्ड बाय इस्लाम। वो हिस्से जो रोमन एम्पायर के पास थे, अब वहाँ पर इस्लाम की हुकूमत थी। इस्लाम ने फतह कर लिए थे उन इलाकों को, उन जगहों को। विच इन द ग्रेट डेज ऑफ कैलिफेट विच हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ रोमन in its greatest days. The Chinese Empire during the early part of the Qing dynasty was equally glorious and almost equally extensive. अब यहाँ पर पहले हमने क्या बात की थी कि जो ईस्ट है यानी जो इस्लाम है वो डोमिनेंट हुआ जब वेस्ट कमज़ोर हुआ। अब रोमन एम्पायर की जो दस्तरस में हिस्से आते थे उन तमाम पे हुकूमत इस्लाम की आ गई। और अब रोमन एम्पायर की जो हुकूमत थी उससे भी कहीं ज़्यादा इस्लाम की हुक्मरानी हुई। और जो चाइनीज़ एम्पायर हैं उनकी भी बिल्कुल ऐसी ही कामयाबी थी, वो भी इतने ही ज़्यादा फैले हुए थे। The supremacy of East was not only military but science, philosophy, poetry and arts also flourished in China and the Mohammedan world at a time when Europe was sunk in barbarism. अब क्या कह रहे हैं हम? ये बात यहाँ पर ये हुई है कि हमने जैसे पहले कहा कि चाइनीज़ की भी हुकूमत इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, तो चाइना में भी सिर्फ यानी ये जो ईस्ट की सुप्रीमेसी थी ये सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं बल्कि साइंस, फ़िलासफ़ी, पोइट्री, आर्ट्स वगैरह में भी थी। और ये तमाम चीज़ें फिर चाइना में भी फ्लरिश हुई, यानी चाइना में भी इनको बढ़ावा मिला। और अब आगे जो लिखा हुआ है वो ये है कि अच्छा, बारबरिज्म की पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ। बारबरिज्म का मतलब होता है ग्रेट क्रूलिटी। तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब ईस्ट के पास डोमिनेशन आई, जब ईस्ट तरक्की पाता गया हर शोबे में, तो जो यूरोपियंस हैं, ये जो वेस्ट है, ये जो यूरोप है, वो आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था। और उन्होंने इस पीरियड को कि जिसमें उनकी तनज़्ज़ुली थी उस डार्क एजेस का नाम दिया। ये डार्क एजेस सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही थी, क्योंकि बाकी जो दूसरे जहाँ पर इस्लाम की हुकूमत थी वो तो तरक्की पाते जा रहे थे। जैसे कि स्पेन है, वहाँ पर भी मोहम्मदन थे, तो वहाँ पर भी एक बहुत ब्रिलियंट कल्चर था। और यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया वो अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल का मतलब होता है अनफॉरगिवेबल। इंसुलैरिटी का मतलब होता है कि जैसे आप अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हो और उसके बारे में सोचते हुए आप किसी फ़ॉरेन आइडिया या किसी भी फ़ॉरेन सोर्स को जो है किसी खातिर में न लाएं, इसे इंसुलैरिटी कहते हैं। तो अब मैंने ये आपको मीनिंग बता दी है। आगे बढ़ते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कि कमज़ोर हो चुका था, जिसने डार्क एजेस का नाम दे दिया था अपनी कमज़ोरी के उस पीरियड को, तो अब जो है वो थोड़ा परवान चढ़ने लगा और उसकी जो यानी बारबरिज्म था वो पीरियड ख़त्म होने लगा, डार्क एजेस का पीरियड। एबेस का मतलब होता है वेरी डीप होल और बारबरिज्म का मतलब मैंने अभी बताया ग्रेट क्रूलिटी। और ये जो इनका ग्रेट क्रूलिटी का पीरियड था, यानी इनका जो डार्क एजेस पीरियड था, ये कैसे ख़त्म हुआ? ये कोलंबस और वास्को द गामा ने ख़त्म किया। यहाँ पे जो कह रहे हैं वास्को द गामा एंड कोलंबस वर द पियोनर्स। पियोनर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कोई चीज़ एक्सप्लोर की हो, जिन्होंने शुरुआत की हो। तो वास्को द गामा और कोलंबस ने जो है इनकी वजह से वापस जो है वेस्ट डोमिनेंट हुआ। और किस तरीके से कि साइंटिफिक टेक्निक और को इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी
पहले जो है यानी पहले कल्चर और जो पावर में डोमिनेंट थे, इन्होंने अपनी डोमिनेंस खो दी और जब वापस हासिल की तो वो इस तरह से की कि इन्होंने जो है जो साइंटिफिक टेक्निक्स थी उन्हें अपनाया। आगे बढ़ते हैं। The East, which had led the world in science before the rise of Greece and fall of Rome, was completely outdistanced by the West from the beginning of 16th century onwards. अब ये जो ईस्ट है ये भी काफ़ी शोबों में तरक्की पाता जा रहा था। ग्रीस के उरूज से पहले और रोमन के ज़वाल से के बाद जो है यानी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो वेस्ट था वो इस वजह से डोमिनेंट हुआ था कि अलेक्जेंडर की काफ़ी सारी फतवाहत थी और जो ग्रीस थे उसका उरूज था। और फिर जो अपना ज़वाल उनको मिला यानी वो जो कमज़ोर हुआ वेस्ट वाले, वो कब कमज़ोर हुआ है कि जब रोमन्स ने शिकस्त हासिल की तो फिर ये कमज़ोर हुए। और फिर अब वापस वेस्ट कैसे डोमिनेंट हुआ? वेस्ट ऐसे डोमिनेंट हुआ कि उसने साइंटिफिक टेक्निक को अपनाया। तो अब जो कि ईस्ट था उस वो भी काफ़ी शोबे में तरक्की पा रहा था और साइंस में भी, लेकिन अब जब वेस्ट ने साइंटिफिक टेक्निक को इस्तेमाल किया तो ईस्ट ज़रा पीछे रह गया। आउट डिस्टेंट यानी लीव कंपेटिटिव फार बिहाइंड, यानी वेस्ट ने ईस्ट को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये जो वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट थे या और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था वो दोबारा से डोमिनेंट होने लगा पूरी दुनिया में। व्हेन आई वाज यंग यानी जब बर्ट्रैंड र्यूसेल छोटे थे तो वो बताते हैं कि everybody in the West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely। दुनिया में वेस्ट की डोमिनेंसी को माना किया और बर्ट्रैंड र्यूसेल बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था, यंग से मुराद ऑब्वियसली यही हुआ कि लड़कपन में थे, ये जवान थे, तो इन्होंने देखा कि हर कोई ऐसा समझ रहा था वेस्ट की डोमिनेशन को जैसे यह हमेशा रहने वाली है, इनडेफिनेट यानी कभी ना ख़त्म होने वाली, गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलने वाली। In this expectation, as everyone can now see, the West was mistaken once again as at the time of fall of Rome, wars between German and other Occidentals so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia in subjection. It is now Europe whose freedom is now threatened by the alliance of Moscow and with Peking. Occidentals जो कि पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है relating to the country of West। Enfeebled मैं आपको बता चुकी हूँ। Alliance कहते हैं इत्तेहादी को, यानी जिनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ हो। अब जब वेस्ट को डोमिनेशन मिली तो ऐसा समझने लगे, हर एक ऐसा समझने लगा कि जैसे ये जो डोमिनेशन इन्हें मिली है ये इनडेफिनेट है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक है। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से रोमन को शिकस्त हासिल हुई। जर्मन और रोमन के दरमियान दोबारा से जो जर्मन और जो वेस्ट के लोग थे उनके दरमियान दोबारा से जंग हुई और दोबारा से रोमन को शिकस्त हासिल होने की वजह से, जो वेस्ट के कंट्रीज़ थे उन्हें शिकस्त हासिल होने की वजह से दोबारा से जो यूरोप है वो कमज़ोर हो गया और अब इसका जो फ्रीडम है वो जो है ख़तरे में पड़ गया। पैकिंग पैकिंग मैंने अभी आपको बताया नहीं। पैकिंग जो है वो कैपिटल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द हेबाई प्रोविंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, यानी पैकिंग कैपिटल है। आसान अल्फाज में चाइना का कैपिटल पैकिंग है। This is a new fact which I think that even Asia has not adequately realized
adequately realized. adequately का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से नहीं समझा है, good enough. तो this is a new fact which I think that even Asia has not adequately realized. वो fact या वो point जो कि Bertrand Russell समझते हैं कि एशिया ने अभी तक सही तरह से realize नहीं किया है. For centuries Asia has suffered under the insolence of white men. कई साल सदियों तक जब तक वेस्ट की डोमिनेंस वेस्ट डोमिनेंट रहा, तब तक जो एशिया है वो वेस्ट का जो ख़राब रवैया था उसे बर्दाश्त करता रहा. इंसुलेंस का मतलब होता है रूड. तो जो वाइट मैन की रूडनेस थी वो बर्दाश्त करता रहा. आई हैव माई सेल्फ सीन इन दिस इंसुलेंस डिस्प्लेड इन वेज दैट मेड माई ब्लड बॉयल. Bertrand Russell इस बात के गवाह हैं. वो कहते हैं कि मैंने इस रूडनेस को देखा है और इस रूडनेस को देखकर मेरा खून खौलता था. If I had been an Asian and not a European would have roused me to fury. फ्यूरी का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, कि अगर मैं एक एशियन होता और अगर मैं यूरोपियन ना होता तो वाकई बहुत गुस्से में भड़क जाता मैं कि इनकी जो रूडनेस है उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता. दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस एंड एज ऑलवेज हैपन्स इन सच केसेस देयर इज़ अ डेंजर लेस्ट द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस should become a desire for the conquest. Lest का मतलब होता है to avoid the risk. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने कहा कि जो एशियन से ऐसा लगता है उन्होंने कुछ सही यानी उन्होंने सबक नहीं लिया है अभी तक. और यानी जो वेस्ट था वो पहले जब उसकी हुकूमत थी वो पावर उसके पास थी तो वो ईस्ट के लोगों के साथ जो एशिया था उसके साथ बहुत रूड बिहेवियर था उसका. और इतना रूड था कि जो राइटर है जो कि यूरोपियन है, ख़ुद यूरोपियन है, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं देखता था तो मेरा खून खौलता था. और अगर मैं एशियन होता और मैं यूरोपियन ना होता तो मैं गुस्से में भड़क जाता. और ये जो यूरोपियन डोमिनेशन का एक बहुत लंबा तवील से तजर्बा है, इसने एक मूड ऑफ रेजिस्टेंस पैदा किया है. अब आगे चल के क्या कहते हैं, ईस्ट के बारे में कहते हैं कि ईस्ट को अपना दिफा करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए और हर किस्म का जो रिस्क है उससे बचना चाहिए. यानी वो जो है फतहयाबी हासिल करें और जैसे कि पहले वाइट मैन की रूडनेस बर्दाश्त कर रहे थे अब ना करनी पड़े. दीज आर इट इज़ ट्रू सम remnants यानी remaining quantity of something. These are it is true some remnants of white imperialism. imperialism की मीनिंग आई थिंक सो मैंने आपको पहले नहीं बताई. imperialism का मतलब शहंशाहियत होता है. These are it is true some remnants of white imperialism to be swept away. ये सच है कि वाइट इम्पेरियलिज़म यानी जो गोरों की शहंशाहियत थी उसके कुछ असरात बाकी और जिन्हें ख़त्म कर देना चाहिए. द फ्रेंच आर reluctant यानी अनविलिंग एंड हेजिडेंट टू अबंडन देयर क्लेम्स. अबंडन का मतलब होता है तर्क करना. इन इंडो चाइना द ब्रिटिश क्लिंग to Malaya and still hope to salvage something in Western Asia and Egypt and Sudan, but in large view it is clear that what remains of European power in Asia is doomed yani destroyed. No one can seriously suppose that Western Europe can long retain such shreds of power as remain to it in China, it in Asia,
nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of Western Europe. जो फ्रेंच हैं वो ज़रा घबराए हुए हैं, रिल्यूक्टेंट यानी हेजिडेंट और अबेंडन यानी कि तर्क करना, अपने क्लेम्स को तर्क करने में वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं इन इंडो चाइना। और क्लिंग का मतलब होता है होल्ड करना, यानी ब्रिटिश ने मलाया को होल्ड कर रखा है, यानी ब्रिटिश के कब्ज़े में मलाया है और ब्रिटिश को ये उम्मीद है कि वेस्टर्न एशिया और इजिप्ट और सूडान भी इसका होगा। लेकिन अगर एक वसी नज़रिए से देखा जाए तो जो यूरोपियन पावर है वो एशिया में डिस्ट्रॉय हो चुकी है और no one can seriously suppose that Western Europe can long retain, और कोई भी ऐसे नहीं सोच सकता है कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो अब मज़ीद ज़्यादा अरसे के लिए जो है अब यानी जब उसकी पावर आएगी तो वो ज़्यादा अरसे के लिए पावर रह सकेगी, ऐसा अब लगने लगा है। अब ये आज के लिए इतना ही सही है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, तो मैं यहाँ पर इसे रोकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा मुकम्मल कर दूँगी। मैं फिर से बता देती हूँ इसमें हुआ क्या। बर्ट्रैंड यूसल ने बताया है ऑल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, यानी पावर कभी ईस्ट के पास रही कभी वेस्ट के पास रही और 2000 साल से भी कहीं ज़्यादा या अरसा दराज तक चलता रहा कि सबसे अज़ल में सबसे शुरू में जो पावर थी वो ईस्ट के पास थी। इसके बाद जो वेस्ट के पास पावर थी वो किस तरह से आई थी कि ग्रीस के उरूज और अलेक्जेंडर की फतवाहत की वजह से पावर आई वेस्ट के पास, और इन्होंने अपनी पावर खो दी, ये कमज़ोर हो गए कि जब रोमन्स ने शिकस्त हासिल की जर्मन से। जर्मन्स फतहयाब हुए लेकिन वो रोमन एम्पायर की जैसी अपनी पावर कायम नहीं कर सके और जो वेस्ट के पास से पावर थी वो ईस्ट के पास आ गई थी अब, और यानी कि इस्लाम के पास। फिर इस्लाम ने काफ़ी फतवाहत हासिल की, ना सिर्फ मिलिट्री में बल्कि साइंस, आर्ट, फ़िलासफ़ी वगैरह हर चीज़ में, हर शोबे में तरक्की हासिल हुई। चाइना में भी ये सब को बढ़ावा मिला इन तमाम शोबों को। जो वेस्ट थे क्योंकि उन्होंने वो इस वक्त जब कि दुनिया में तरक्की चल रही थी और वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे थे तो उन्होंने उस पीरियड को डार्क एजेस का नाम दिया, जबकि वो हरगिज़ एक डार्क एज पीरियड नहीं था। वहाँ पर एक बहुत ब्रिलियंट कल्चर चल रहा था जैसे कि स्पेन में जहाँ पर इस्लाम की हुकूमत थी। इसके बाद ईस्ट का ये कहा गया कि हाँ उसने हर शोबे में तरक्की हासिल की, लेकिन जो वेस्ट था वो साइंटिफिक टेक्निक उसका नया वेपन था, उसका एक ऐसा वेपन था कि जिससे उसने तरक्की हासिल की। वेस्ट की ये बात है कि जब वेस्ट को तरक्की मिली तो वो ईस्ट पर जुल्म करने लगा, ईस्ट से जो है यानी रूडनेस रखी उसने। और जो राइटर है वो ख़ुद गवाह बन के कहते हैं कि मेरा खून खौलता था कि जब ऐसा होता था, और मैं समझता हूँ कि एशिया ने उन वाक़यात से कुछ ख़ास नहीं सीखा है और अपने एशिया को चाहिए कि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़े और फतवाहत के लिए जो है वो यानी आगे बढ़े वो, ताकि जैसी रूडनेस वेस्ट ने पहले इख्तियार कर रखी थी अब ना हो। यानी वेस्ट ने रूडनेस इख्तियार की लेकिन वो दोबारा से तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया कि जब जर्मन्स और रोमन के दरमियान दोबारा से जंग हुई। इस दफ़ा जर्मन और रोमन नहीं कहा गया, इस दफ़ा कहा गया कि जो वेस्ट के कंट्रीज़ थे और जो जर्मन्स थे उनके दरमियान जंग हुई और फिर रोम दोबारा से शिकस्त खा बैठा और फिर दोबारा से पावर चली गई। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।